हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी नक्सलवाद की टूटती कमर की। नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान का असर यह हुआ है कि नक्सलियों का दायरा लगातार सिमट रहा है। जो कभी लाल कॉरिडोर का सपना देखते थे वो आज टूटे बिखरे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इनके जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। बड़े इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 6 करोड़ के इनामी नक्सली लीडर भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष सत्यम पूनम की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये वही कायराना हरकत है जिसके जरिए गाहे बगाहे नक्सली आजकल कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी दहशत को लोग फील करें, उनकी मौजूदगी को लोग फील करें। लेकिन असलियत यह है कि कमर टूट रही है, संगठन अंदर से खोखले हो रहे हैं। बीजापुर में ही भारी मात्रा में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक बरामद किया है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। ये शख्स बीजेपी एसटी मोर्चा का उपाध्यक्ष सत्यम पूनम था। नक्सलियों की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक घटना की रात नक्सली उसके घर पहुंचे और जबरन बाहर बुलाकर रस्सी से गला घोंट दिया। ग्रामीणों ने सुबह जब सत्यम पूनम का शव देखा तो उनके होश उड़ गए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को मौके से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें मद्देड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पर्चे पर बीजेपी नेता पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। साथ ही नक्सलियों ने बुधवार को भारत बंद करने का आह्वान भी किया। तिलमिड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजाल कांकेर में देर रात नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता सत्यम पूनम की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों ने एक पर्चा भी वहां पर छोड़ा, जिसमें उन्होंने हत्या की वजह भी बताई है। दरअसल नक्सलियों का कहना है कि सत्यम पूनम लगातार 2-3 वर्षों से पुलिस की मुखबिरी कर रहे थे और वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस बात की नाराजगी नक्सलियों की मध्य एरिया कमेटी ने जाहिर करते हुए वहां पर पर्चा छोड़ा है। बता दें कि लगातार उस इलाके में पुलिस का दबाव है, नक्सली बैकफुट में है, लेकिन लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों ने एक बार यह साबित करने की कोशिश की है कि अब भी उनकी जड़ें उस इलाके पर मौजूद हैं। मुखबिरी के आरोप में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद खत्म होना ही चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी तय कर लिया है कि अब इसका द एंड कर देना चाहिए। साल भर पहले जहां महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, उसके पति ने भी मुख्य धारा को अपना लिया और जो इस तरह के कायराना हरकत कर रहे हैं उनसे हमारे जवान निपटेंगे। वहीं 6 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली लीडर भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की तारीफ की है और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प साकार होता दिख रहा है। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, इसको समाप्त होना चाहिए। आने वाले समय में जो मुख्य धारा में है उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे हमारे आर्म फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और निपटा देंगे। पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ताड़पाला बेस कैंप से निकली कोबरा 206, सीआरपीएफ 229, 153 और 196 बटालियनों की संयुक्त टीम ने चलाए गए सर्चिंग अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक और बीजीएल सामग्री बरामद की है।
नक्सलियों ने विस्फोटक सामग्री को झाड़ियों और पहाड़ी इलाकों में छुपा कर रखा था। बरामद की गई भारी मात्रा में विस्फोटक और बीजीएल निर्माण सामग्री को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन वक्त रहते इनकी योजना को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। उसूर के ताड़पाला इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अहम कामयाबी हाथ लगी है। इस इलाके में नक्सलियों का भारी मात्रा में विस्फोटक जवानों ने बरामद किया है। बता दूं मैं कि ताड़पाला इलाके से सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को सूचना मिली थी कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा रखा है। जिस इलाके में सर्चिंग में जवानों ने नक्सलियों का विस्फोटक बरामद किया है, जिसमें से 5 जिंदा नग बम बरामद हुए हैं। वहीं एल्युमिनियम तार, कार्डेक्स वायर, जिलेटिन, बीजीएल बनाने के सेल, तमाम तरीके के ऐसे विस्फोटक सामान जो कभी भी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचा सकते थे, ऐसे सामान बरामद हुए हैं। इस इलाके को नक्सली इससे पहले अपना महफूज ठिकाना मानते थे, मगर लगातार सुरक्षा बल की कार्रवाई से नक्सलियों के पैर इस इलाके से पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। बहरहाल बीजेपी नेता की हत्या को बीजेपी ने कायराना करार दिया है और वहीं 6 करोड़ के इनामी नक्सली सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों के सरेंडर से छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर किया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर नक्सलियों के खात्मे की कहानी को बयां कर रहा है। इसी तरह अगर नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प मार्च 2026 से पहले ही पूरा होता दिखेगा। एनडीटीवी से बीजापुर के लिए विकास तिवारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। खास मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे डॉक्टर पीके मिश्रा, जो कि रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ हैं। इसके अलावा निर्मल कौर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, जो कि पूर्व डीजीपी रही हैं झारखंड की। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय, रिटायर्ड एडिशनल एसपी छत्तीसगढ़, यानी कि वो जमीन जहां पर इस समय बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, डायरेक्ट आमना सामना इनका रहा है। इसके अलावा हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी का, मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा विकास तिवारी का, ग्राउंड की रिपोर्ट जानने के लिए। बारी बारी से 3 सवाल विकास में आपसे पूछूंगा। पहला सवाल सोनू दादा से जुड़ा। 6 करोड़ का नक्सली, ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है इस नक्सल के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की, लेकिन ये नक्सलियों के लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये जरा पहले बताएं। देखिए, अब तक का सबसे बड़ी सफलता है जवानों की कि पोलित ब्यूरो ने, मतलब सेंट्रल कमेटी ने तो तेलंगाना में सरेंडर किया इस सुजाता ने बीते दिनों, लेकिन किसी पोलित ब्यूरो ने, वो भी उस वक्त जब देश में केवल 4 पोलित ब्यूरो ही माओवादियों के बचे हैं, और उसमें भी सबसे शीर्ष नेता वेणुगोपाल रहे हैं, किशन जी के भाई हैं, और बहुत लंबे समय से इनका संगठन में पैठ रही है इनकी, और बहुत बड़े पदों में, और काफी इन्होंने संगठन के विस्तार के लिए काम भी किया है। अगर इनके विचार के अनुसार काम होता तो ये गुरिल्ला वार जोन के तौर पर ये गोवा से लेकर केरल तक एक कॉरिडोर बनाने की भी इनकी इच्छा रही। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी विचारधारा और इनकी रणनीतियां किस तरह से रही। वैचारिक तौर पर माओवादियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अगर माओवादियों के शीर्ष नेता मारे जाते हैं तो माओवादियों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन अगर उनका कोई शीर्ष नेता सरेंडर करता है तो उनके संगठन के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। बसव राजू हालांकि उनके महासचिव थे, लेकिन वो मारे गए। उनके मारे जाने से उनका एक लीडर मारा गया, लेकिन वेणुगोपाल के समर्पण से माओवादियों की अगली रणनीतियां, उनकी नीतियां, उन सारी चीजों के खुलासे सरकार के सामने होंगे, और निश्चित ही तौर पर पार्टी की क्या वास्तविक स्थिति है इसका भी खुलासा होगा। हालांकि माओवादियों ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने सबसे बुरे दौर पर। विकास, सबसे बड़ा अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो पूरा खून खराबा करते हैं नक्सली, ये विचार केंद्रित है, एक विचार के इर्द गिर्द ये घूमते हैं, उसके फेरे ये लगाते हैं। ऐसे में सोनू दादा का सरेंडर करना क्या इन्हें वैचारिक तौर पर भी तोड़ेगा? पहला सवाल। दूसरा बात कि सोनू दादा क्या नक्सलियों के उस धड़े का हिस्सा हैं जो सरेंडर करने के पक्ष में है? ये देखिए, सबसे पहली बात, जब बसव राजू की मौत हुई थी उसके पहले जो सबसे पहला पत्र आया था कि सशस्त्र संघर्ष को विराम देना चाहिए, वो पत्र लिखा ही था बसव राजू ने। और जब उनकी मौत हुई तो उस मामले को आगे बढ़ाने वाले जो सबसे शीर्ष नेता थे वो थे वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने बीते दिनों एक पत्र भी लिखा था कई बार, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने शीर्ष नेता बसव राजू की ही मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें रुपेश के साथ जो मंत्रणा हुई थी।
और वैचारिक तौर पर मैं आपको बताऊं कि निश्चित ही तौर पर ये राजनीतिक वैचारिक जो इनका जो तरीका है वेणुगोपाल का, वो राजनीतिक है और जो संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने में काफी अहम रहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं ये माओवादियों के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कि जो शांति वार्ता की पहल थी उसको लेकर लगातार पत्र जारी करने वाले भी वेणुगोपाल ही रहे। उन्हें अपने ही पार्टी का विरोध झेलना पड़ना। जगन जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता, उन्होंने इनके लिए पत्र जारी किया। वहां यहाँ जी। पे अभय और विकल्प नाम के प्रवक्ताओं ने तो धमकी तक दे डाली कि अगर आप हथियार नहीं देंगे तो पीएलजी आपको पीछे छोड़ दी जाए। जी विकास, मेरा अगला क्वेश्चन बीजापुर से जुड़ा है, जहां एक बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब ये क्या दर्शाता है? एक तरफ बड़ा नक्सली 6 करोड़ का इनामी पॉलिट ब्यूरो का सदस्य वो सरेंडर कर रहा है, उसके साथ 60 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और एक तरफ ये जो ताकत दिखाने की कोशिश है, अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश है, ये क्या दिखाता है? देखिए, जिस तरह से वेणुगोपाल ने जो सबसे पहले पत्र जारी किया, उसके बाद जब जगन ने उनके खिलाफ पत्र जारी किया तो सबसे पहले ये लगने लगा कि माओवादी दो फाड़ में हो गए। लेकिन वेणुगोपाल का एक पत्र आया जिससे एक बात का अंदेशा और हुआ कि माओवादी दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में, 3 धड़ों में बढ़ गए हैं। एक हिस्सा जो कि दंडकारण का है, जिसमें वेणुगोपाल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा धड़ा जो कि तेलंगाना का है, जिसमें चंद्रन्ना जैसे सेंट्रल कमेटी के लोग या देवजी जिन्हें महासचिव चुना जा सकता है वैसे लोग हैं। और तीसरा धड़ा है झारखंड का, जिसमें मिसिर बेसरा जो कि पोलित ब्यूरो है। तो 3 धड़े में बढ़ गया है। ये समर्पण करने वाले जो लोग हैं वो वेणुगोपाल की टीम के हैं, लेकिन अभी भी हिडमा और जो देवजी की टीम है जो कि उनका खुलकर विरोध कर रही है और समर्पण के बिल्कुल विरोध में है। ये उन लोगों की कृत्य हैं जो बीजेपी के उस नेता की हत्या कर रहे हैं या कर रहे, मतलब अपने काडर को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ताकत अभी भी है, अभी भी हम फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं, रक्त बीज हम बन सकते हैं। खैर, मेरा तीसरा सवाल भी बीजापुर से जुड़ा है, जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई है। अब ये सवाल इन नक्सलियों की मंशा से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये सवाल इसलिए पूछना जाएगा कि इसमें पता चलेगा कि ये सोच क्या रहे हैं। सवाल मेरा ये है, क्या सुरक्षा बलों ने ये नक्सलियों की निशानदेही पर बरामदगी की गई है? क्योंकि मंशा यहां पर जुड़ेगी। अगर उनकी बरामदगी नक्सलियों की निशानदेही पर हुई है, यानी कि एक पॉजिटिव सोच के साथ वो सरेंडर करने को तैयार हैं। अगर उनकी निशानदेही पर नहीं है, सुरक्षा बलों ने अपने सोर्सेज के जरिए इस जखीरे का पता लगाया, तो भी मंशा है, यानी कि वो आगे आने वाले समय में खुद को फिर से पुनर्गठित करके बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये फोर्स की सफलता है, जिसपे सरेंडर्ड माओवादियों के द्वारा किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। ये फोर्स के द्वारा जो उन इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है, उन इलाकों के चप्पे चप्पे पर आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि माओवादी वो माओवादी जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिन्हें लग रहा है कि वो दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, उनके उस इलाके में फोर्स चप्पे चप्पे पर सर्चिंग अभियान चला रही है, जिस इलाके को वो अभी भी अपना मानते हैं। कर्वे गुट्टा उनका, मैंने पहले भी कहा था, उनका वो आखिरी गढ़ है जिसे वो अपना सुरक्षित इलाका मानते हैं, जिस पर बीते दिनों 22 दिन का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था जवानों ने। लेकिन उस इलाके में वो फिर से अपनी पैठ बना रहे हैं, जवान लेकिन उससे भी नेस्तो नाबूद करते नजर आ रहे हैं। मैं आता हूं विकास आपके पास। अब मैं मेहमानों का फटाफट यहां पर रुख करूंगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी का रुख करूंगा, जो छत्तीसगढ़ में रहे हैं, जिन्होंने एडिशनल एसपी के तौर पर वहां के हालात को देखा है, समझा है, इन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं, उनसे सीधा इनका आमना सामना हुआ है। एसपी साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये जो सोनू दादा का सरेंडर है, इसका मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या जाएगा नक्सलियों के बीच में? खासकर क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट लगेगा? क्या इसको देखकर नक्सली प्रभावित होंगे बड़ी संख्या में कि वो भी सरेंडर करें? देखिए, ऐसा इनमें आपने जो प्रश्न पूछा उसमें 3 बातें निकलकर सामने आती जी, कि इसमें इनमें किसको धक्का पहुंचेगा, विचारधारा से प्रभावित होकर जा रहे हैं या बिना विचारधारा के आ रहे हैं। तो अभी देखिए, जिस तरह से अभी तिवारी जी ने बताया, तिवारी बहुत डिटेल में ये बात बता दी है सभी तरह से, कि जो इस तरह से 3 हिस्सों में 3 फाड़ हो चुका है इनका। एक झारखंड वाला कैडर अलग हो गया, जो गढ़चिरौली और उत्तर बस्तर और दंडकारण जोन, इनका जो सचिव था जिसने सरेंडर किया गढ़चिरौली थाने में, ये अलग वाले हो गए। और एक जो अभी जो बचे हुए, जिन्हें अभी आपने बताया कि बीजापुर में जो हिंसा हुई या अभी बीजेपी एक नेता को इन लोगों के द्वारा मारा गया, ये तीसरा धड़ है। तो अभी उसमें जो बच्चे वाले लोग हैं वो तो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो विचारधारा उनकी प्रेरित है तेलंगाना से। जी, अभी जो जिन्हें सरेंडर किया इसने यहाँ पर
क्या नाम इसका नाम, वेणुगोपाल ने। तो वेणुगोपाल जो है किशन जी का भाई था, सुजाता का देवर था ये। तो उस समय तो ये बहुत ज्यादा शीर्ष पे थे। अब चूंकि ये लोग सभी बुढ़े होते जा रहे हैं, पहले इस बात को ध्यान रखिए कि इनके कैडर पहले जो ऊपर पोलित ब्यूरो है करीब 43-44 मेंबर होते थे जी। अब पोलित ब्यूरो में इन लोगों के करीब करीब 12 या 13 आदमी बचे हुए, और 12-13 आदमी में आधे से ज्यादा इसलिए सरेंडर कर रहे हैं कि अब ये बुढ़े हो चुके हैं। जी। ये सब 63-64 साल के हो गए, जंगल में काम कर नहीं पा रहे। तो अब इनकी मजबूरी है, एक मजबूरी ये है कि जंगल में काम नहीं पा रहे, अशक्त होने जा रहे हैं। दूसरी मजबूरी ये है कि इन्हीं के जो दूसरा धड़ है वो इनके विरोध में आ गया है, वो दुश्मनी में आ गया है कि अगर आप वहां सरेंडर करोगे तो अगर आप इनको ये भी लग रहा है कि तो अगर पुलिस की गोली से नहीं कुछ हुआ तो हो सकता है नक्सली निपटा देने। बिल्कुल बिल्कुल, यही अभी उन्होंने धमकी भी दी थी, तेलंगाना वाले हेड जो मिस्टर जगन है, उन्होंने स्टेट कमेटी जो हेड है उन्होंने धमकी दी थी कि यदि आप जा भी रहे तो सरेंडर करें तो वेपन ना लेके जाए। अभी सबसे अच्छी बात हुई कि ये वेपन लेके सरेंडर किए हैं गढ़चिरौली में जी। तो अब इनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि वेपन के साथ चले गए। और हमारी बहुत सारी, देखिए, जिंदा नक्सली का मिलना और मृत नक्सली के मिलने बहुत अंतर। जिंदा नक्सली यदि मिलता और वो भी 35-40 साल पुराना जो छुपा हुआ था वो मिलता तो उससे हमको कितनी सारी जानकारियां मिलेगी जी। तो इनकी पूरी तरह से एक आप ये समझ लीजिए कि अंदर जो फाइल पड़ी हुई है 35 साल से, वो झारखंड की भी हो सकती है, वो उड़ीसा की भी हो सकती है, वो रविंद्र दंडकारण्य सर, की हो अब सकती मैं है, आपसे माड़ एक की भी सवाल हो जानना सकती है। चाहता हूं। आपने भी बताया, विकास जी ने भी बताया कि 3 धड़ों में ये बटे हुए हैं, इनमें विभाजन हो चुका है, धमकी तक की बात सामने आ रही है। तो अब जो स्थिति है, वस्तु स्थिति जो इस समय है, नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें पलड़ा किसका भारी है? जो विचार से सरेंडर का मूड बना रहे हैं या फिर जो धमका रहे हैं कि सरेंडर नहीं करना? नहीं, देखिए, अब पलड़ा जो है फोर्स का भारी हो चुका है, बहुत बुरी तरह भारी हो चुका है जी। क्योंकि क्या है, देखिए, करीब करीब 250 से ज्यादा तो एनकाउंटर में मारे गए हैं, करीब करीब 800 से 900 आदमी सरेंडर कर चुके हैं और उतने ही करीब करीब 1000 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इनका तो अब बचा ही नहीं किसी तरह से दूसरा लड़ने की क्षमता। अभी पिछले जो एनकाउंटर हुए थे जिसमें सत्यनारायण रेड्डी और रामचंद्र रेड्डी मारे गए थे, उसमें एक इन लोग का रिक्रूटमेंट करता था और एक वेपन की ट्रेनिंग देता था। जी। 2 इनके इंपॉर्टेंट लीडर उसके चले गए, बसाराव जी चला गया। 3 लोगों को जाने से इनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है कि इनकी अब कवर टूट चुकी है। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी आगे बढ़ पाए। ये बात जरूर है कि छुटपुट ये घटनाएं करते रहेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेकिन अब जो बड़ी घटनाएं जो पहले होती थी, अब देखिए, पहले 10 साल में 2004 से अगर 2014 को देखिए तो 16-17 हजार घटनाएं हुई है 10 साल में पूरे देश भर में। अब वो 8000 पे आ गई है ना। इसी तरह जो अभी जो हुए हैं करीब करीब, तो ये 12-13 ही जिले बचे हुए हैं नक्सलाइट के। पहले 128 129 जिले होते थे नक्सलाइट प्रभावित, अब मुश्किल से 12 या 14 जिले पूरे हिंदुस्तान में बचे होंगे जो नक्सलाइट प्रभावित। चलिए, तो मैं इसी आता हूं बात से सर आपके समझा पास। जा जी, सकता है कि बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि असर हो रहा है और सेनाओं का जो हमारी फोर्सेज हैं उनका पलड़ा भारी है, चाहे वो हमारी पुलिस फोर्स हो या फिर जो स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए हैं इनको टैकल करने के लिए वो हो। मैं निर्मल कौर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। वो झारखंड में तैनात रही हैं और झारखंड भी एक वो राज्य है जिसने नक्सलवाद के दंश को झेला है और अभी भी छिटपुट उसके अंश दिखाई देते हैं वहाँ पर। निर्मल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सोनू दादा का यहाँ पर आना है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सरेंडर कर दिया यानी कि सरकार के प्रस्ताव में विश्वास दिखाया, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए वो तैयार है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो सवाल उठता है वो है विश्वास, भरोसा कितना किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं सरेंडर करने वाले जो दशकों से, मतलब कई सालों से एक विचारधारा से जुड़े रहे, उस विचारधारा से जनित एक हथियारबंद खूनी संघर्ष को उन्होंने बढ़ावा दिया, उसकी रणनीतियां बनाई, उसकी प्लानिंग की। विश्वास, मैम, ये सवाल कैसे देखती हैं आप इस सवाल को? देखिए, विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास, देखिए, अभी इन्होंने जो सीज फायर का भी ऑफर दिया था, अभी एक ऑफर आया था ना कि एक शांति स्थापना हो जाए, सीज फायर हो जाए, हम किसी को नहीं मारेंगे। तो क्या भैया, मारना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है? जो तुम किसी को नहीं मारे कह के तुम कुछ कंसेशन लेना चाहते हो? मतलब वो तो ऐसे इतना एंटाइटलमेंट है कि हम जब चाहे किसी को मार दे और अगर हम नहीं मार रहे तो हम बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। ये स्टैंड था उनका सीज फायर में। तो विश्वास नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से। ट्रस्ट बट वेरीफाई, विश्वास कीजिए परंतु बिना सत्यापन किए नहीं। उसकी जानकारियों का सत्यापन करना पड़ेगा, चारों तरफ से जानकारियां लेनी पड़ेगी और उसका एक थोरो मतलब इंटरोगेशन होना चाहिए। एक अच्छी तरह से पूरा जो इतिहास है 30-40 साल जो वो जंगलों में घूमता रहा,
कहाँ क्या किया, किस तरह प्लानिंग की, उससे बहुत सारी गुत्थियां सुलझेंगी, बहुत सारी अंदर की बातें आएंगी जी। जिन पे भी आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जी। और देखिए 31 मार्च की डेट दी है इस वित्तीय वर्ष के अंत की, जी। माननीय गृह मंत्री महोदय ने, नक्सलवाद को खत्म करने की। जी। उसमें तो लोग सुरक्षा के बल सब लगे हुए हैं, मैम, स्थानीय पुलिस फोर्स आप जो लगी है हुई है। क्रॉस चेक की बात कह रही हैं, आप कह रही हैं क्रॉस चेक की बात, और जो सवाल मैंने विकास से किया था कि सवालों से मंशा का पता चलता है कि किसी ऑपरेशन में किस तरीके से ये सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये सोनू दादा ने, इतने बड़े नक्सली ने सरेंडर कर दिया है और इसे विश्वास कायम करना है, तो विश्वास तो तभी कायम होगा कि भाई फला जगह पर हमारा अड्डा था, वहां पर माइंस हो सकती हैं, फला जगह पर हम रुके थे, रिकवरीज कराएं, वहां पर हमारे रिकवरीज हथियार हो कराएं। सकते हैं। जानकारी दें, साझा करें और ऑपरेशन को उसको फटाफट समेटने में काम करें। सर्च एंड कोमिंग में हेल्प करे। जी। यहाँ सर्च एंड कोमिंग में वो पूरा गाइडेंस थे। और काफी उम्र है उनकी, जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे जी। एडिशनल एसपी साहब, कि अब उम्र बढ़ रही है। जैसे वीरप्पन भी हम कहते हैं, वीरप्पन पकड़ा गया, यार बड़ी बात थी वीरप्पन पकड़ना, पर वो इतना बूढ़ा हो चुका था, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत सारी बातें थी। जी। तो वो बुढ़ापे में तो जैसे एक हमारे संस्कृत में है कि बुढ़ापे में तो वेश्या भी पतिव्रता हो जाती है। जी। तो बुढ़ापा तो एक ऐसी चीज है जो कि सबको मतलब रास्ते पे ले आता है। तो ठीक ये है। लोग बूढ़े हो रहे हैं, ये लोग निश्चित आ रहे हैं, और सीज फायर को जैसे हमने मतलब विश्वास नहीं ऐसा करना ना है। हो कि अपनी परिस्थितियों से ही परेशान होकर सरेंडर कर रहे हो और हमारे किसी काम के नहीं, ऐसा ना हो। मतलब वो विश्वास देखिए, कायम एसपी साहब बहाली की बातों करनी से मैं ऐसे ही लगा, पड़ेगी। जो रविंद्र उपाध्याय साहब ने कहा, जो कि मौके पे हैं और उन्होंने पूरा जीवन वहां बिताया जंगलों में, और हम लोगों ने भी, मेरे ख्याल से विश्वास के काबिल वो लोग है नहीं, चलिए, विश्वास नहीं मैं कर डॉक्टर सकते। पीके पर मिश्रा जी उनकी का यहाँ पर निशानदेही पर अगर रिकवरी होती है, देन कुछ बनता है कि भाई आप भी यू आल्सो ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल। मैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। जो इस समय नक्सलियों की स्थिति है, उससे फर्स्ट इंप्रेशन यही आ रहा है कि बहुत बुरी स्थिति है, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है इनके पास। जो एक डेडलाइन तय है उसको लेकर वो खुद भी घबराए हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा खूनी संघर्ष, इतना लंबा खूनी संघर्ष सर बिना कोई सपोर्ट सिस्टम के तो लड़ ही नहीं सकता। मैं हालांकि इस मामले का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी एक सामान्य सी समझ ये कह रही है कि एक पूरा भरा पूरा सपोर्ट सिस्टम वैचारिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी और सूचनाओं के तौर पर भी इनके साथ था। एक पूरी सप्लाई चेन थी। हथियार कहाँ से आ रहे हैं, विस्फोटक कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तारें कहाँ से आ रही हैं, इतने बड़े जो प्लान किए गए हमले, ये कैसे प्लान हुए। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस अभियान के बाद वो सपोर्ट सिस्टम भी ब्रेक हुआ है, वो सप्लाई चेन्स भी ब्रेक हुई हैं, या उनमें अभी भी कुछ बचा है, कुछ अकड़ बची है, कुछ दमबाजी है? अनंत, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसका आंसर जो है कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन क्लियरली दे देता है। जी। कराईगुड़ा ऑपरेशन में जैसे आप देखिए, हमारा लेथ मशीन वहां पर गया था, वहां उस लेथ मशीन पहुंचाया किसने, कहां से उन्होंने लेथ मशीन लिए, और वहां पर वेपन वो बना रहे थे। 2 साल का जो है लॉजिस्टिक्स, फोर्ट लॉजिस्टिक्स 2 साल का रहा था। ट्रेनिंग एरिया 3 बंकर था ट्रेनिंग एरिया, और उनका 125 बंकर्स था। और ऑफ कोर्स वहां से हिडमा वहां से भाग गया था, लेकिन इट वाज ए वेरी बिग ऑपरेशन जिसमें 31 नक्सलाइट्स एक साथ में मारा गए थे और 21 दिन ऑपरेशन चला। इससे बड़ा क्लियरली पता लगता है वहां जो है वेपन्स जरूर सप्लाई हो रहा था, फंडिंग जरूर हो रहा था, और इनको एक्सप्लोसिव्स भी बाहर से मिल रहा था। इसमें कुछ तो पता भी है कि इनका फंडिंग जो है अब दिल्ली से भी हो रहा था, कलकत्ता से भी हो रहा था, मुंबई से भी हो रहा था। इतना तो पता ही है उनका कनेक्शन जहां पर था। आई एम वेरी श्योर दिल्ली से जहां से जा रहा था इसको कट कर दिया गया है। वेपन जिनका कनेक्शन पीएलए के साथ भी था, मिजोरम मणिपुर के थ्रू से वेपन्स आता था और वहां तक पहुंचाते थे। रूट उनका बकायदा मणिपुर से, मिजोरम से मणिपुर आता था, मणिपुर चूड़ाचांदपुर से आकर के वहां पहुंचता था वेपन्स। पीएलए के थ्रू में उनके पास वेपन्स आता थे। ये नहीं कि जो वेपन हमारा सिक्योरिटी फोर्स से वो छीन के ले लेते उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनको वेपन्स पीएलए से मिलता था, एम्युनिशन भी वहीं से आता था, एम्युनिशन सेल होता था। मैं ये बताना नहीं चाहता हूं कहां से सेल होता था। जी बिल्कुल। आई एम सॉरी आई विल नॉट गिव अ स्टेटमेंट ऑन दिस, लेकिन ये फंडिंग जो है, आई एम वेरी श्योर ये फंडिंग बंद हुआ है। कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन के बाद पूरी पता लग गया इनका फंडिंग, इनका वेपन
और इनका रसद कहां से मिल रहा था। लेकिन जी एक पॉइंट सर, एक छोटा सा सवाल और है, समय की मेरे पास कमी है। एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल और है आपसे। जो ऐसे संगठन होते हैं जो खून खराबे में यकीन रखते हैं, उनको कवर फायर भी मिलता है, वैचारिक तौर पर भी और सपोर्ट के तौर पर भी। और मैं कहूंगा साधारण सी भाषा में एक आम आदमी को समझाने के लिए, तो स्लीपर सेल्स भी होते हैं इनके, जो दबे छुपे इनकी मदद करते हैं। क्या उन पर भी प्रहार हुआ है इस दौरान, इस वक्फे के दौरान? एब्सोल्युटली, इनका स्लीपर सेल्स जो है ये ओनली सब बस्तर में नहीं है, दंडकारण्य में नहीं है जी। ये सब जितने हैं हमारा स्लीपर सेल्स मैं बताया किस जगह पर है। इनका स्लीपर सेल्स बीजापुर कांकेर छोड़ दीजिए, इनका स्लीपर सेल्स सभी हेडक्वार्टर में है, सभी कैपिटल में है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, फंड्स जो है इनको दिल्ली से जा रहा था। आई एम वेरी 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 100% श्योर इनको फंडिंग दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली के कुछ वहां से कॉर्पोरेट कहीं से भी हो, फंडिंग दिल्ली से भी हो रहा था, कलकत्ता से भी फंडिंग हो रहा था। लेकिन इनका जो है पांव कट चुका है, नो फंडिंग इज गोइंग, और इनके पास वेपन्स कम हो चुका है और इनका लीडर सरेंडर कर रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब कुल मिला के कुल जमा निचोड़ ये है कि भले ही छिटपुट घटनाएं वो कर रहे हों, लेकिन आखिरी सांसें इस समय ले रहा है नक्सलवाद, नक्सली संगठन। और अभियान जिस दिशा में, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा। डेडलाइन तय कर रखी है 31 मार्च 2026। तो बस वेंटिलेटर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं, और किसी भी दिन ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।